जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू फाइन, और होना भी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, नाउ टुडे आई स्टार्ट a new chapter of standard 10th. This is life process. Okay, so today I start a new topic. This is life process. Okay students, so at first यह जानो कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो स्टूडेंट, जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी अर्थ पे रह रहे हैं, सभी को अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने भी बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो सारा का सारा बेसिक फंक्शंस क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब अब बात आ गई होगी समझ में कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस एक बेसिक फंक्शंस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए करता है। ठीक है, जिससे हम हैं, तुम हो, या फिर जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। और इसमें से सबसे ज़रूरी है हमारी बॉडी को कुछ फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे खाना खाना ही है, सांस लेना ही लेना है ना। अगर बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक जाना ही जाना है ना। और अलग अलग जो प्रोसेस होता है, सभी प्रोसेस के बाद कुछ ना कुछ जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म हुआ, उस सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से आउट ऑफ, दैट मीन्स रिमूव होना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अगर इस लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे फंक्शंस बॉडी नहीं कर पा रहा है, तो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन मुश्किल होता है। समझ रहे हो उसको? वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइफ प्रोसेस को हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स? इट इज बेसिक फंक्शन performed by organism to survive on the earth. ओके स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस क्या है? यह बेसिक फंक्शंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने आप को बनाए रखने के लिए, अर्थ पे अपने सर्वाइवल के लिए अर्थ पे इसको कंटिन्यू करता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो 10th क्लास है, इसमें कुछ लाइफ प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें देखो, सबसे पहला जो है वो है तुम्हारा न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकेंड है आपका रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है थर्ड एक्सक्रीशन, एंड फोर्थ इज सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस के एनसीईआरटी बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, आपको इतने सारे चैप्टर्स को, इतने सारे पॉइंट्स को लाइफ प्रोसेस में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को डील करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझ चुके होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। बेसिक फंक्शन है जो हमारा बॉडी परफॉर्म करता है अर्थ पे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसमें फर्स्ट आपका क्या है? न्यूट्रिशन। सो नाउ आई डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको इस चीज को जानना है। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स देखो, पिछले क्लासेस में भी हम लोग सभी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन आखिर है क्या। देखो, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो भी हम लोग एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। मतलब अपने आप को नॉरिश करने के लिए, अपने आप को पोषण देने के लिए जो एक्सटर्नल इडिबल सब्सटेंस को इनटेक किया जाएगा, तो इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन। ओके, दैट्स क्लियर। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें इडिबल सब्सटेंस को इनटेक किया जाता है, किसके लिए, तो फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए। ओके, तो देखो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। क्लियर। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म एबल होता है खुद न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, है ना, ऐसा पॉसिबल है। जैसे अपने आसपास देखो, अपना तुलना करो और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म से उसका तुलना करते हैं, जिससे देखो जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हो या फिर अदर कोई एनिमल्स हो, सभी क्या करता है, फूड के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहाँ पे डिपेंड है, प्लांट पे। क्लियर। और प्लांट ही केवल ऐसा होता है जो अपने फूड को मैन्युफैक्चर कर सकता है, मतलब फूड को वो क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी दो क्लास में क्लासिफाइड है। एक ऐसा होता है जो फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, और एक ऐसा है जो फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे नॉरिशमेंट कितने तरीके से हो रहा है, मतलब पोषण, नॉरिशमेंट मीन्स पोषण, अपने आप को कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से पोषित कर रहा है, दो तरीके से। एक वो है जो खुद अपना खाना बना रहा है, और दूसरा वो है जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन का अगर बात करते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब अपने आप को नॉरिश करना, अपने आप को नॉरिशिंग करना। तो दो तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म कर सकता है, एक सेल्फ कर सकता है और एक दूसरे पे रह के कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो न्यूट्रिशन कितने तरह का हो जाएगा, न्यूट्रिशन दो तरह का हो रहा है। एक को आप क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या कहला रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या कहला रहा है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, then what is your answer? Your answer is there are two types of nutrition: heterotrophic nutrition, autotrophic nutrition. Okay, and now I discuss one by one what is heterotrophic and what is autotrophic. Okay students, देखो autotrophic word is made up by two Greek word. Autotrophic word is made up by two Greek word. One is auto and other is trophic. One is auto and other is trophic. Okay, auto means self or trophic means nourishment. Trophic means nourishment. Nourishment means अपने आप को न्यूट्रिएंट्स देना, मतलब अपने आप का पोषण करना, मतलब कि कुछ सिंथेसाइज करना या फिर कुछ मैन्युफैक्चर करना, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन लग रहा है
जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेल्फ नॉरिश करता है, मतलब अपना न्यूट्रिशन खुद गेन कर रहा है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होगा वो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना चाहोगे, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना फूड क्या करेगा, खुद प्रिपेयर करेगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। वो अपना फूड क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, खुद प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिशन आपका क्या कहला रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म is known as ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, उस तरह का ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन type of nutrition in which organisms make their own food, they have capacity to manufacture their own food. Okay, so this type of nutrition is called autotrophic nutrition, and that organism in which occur autotrophic nutrition, these are called autotrophs. वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा। तो अब खुद सोचो, अपना फूड प्रिपेयर कौन कर सकता है, यस वेरी सिंपल, ओनली प्लांट। वो भी कैसा प्लांट स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट। अपना फूड प्रिपेयर केवल कौन कर सकता है, ग्रीन प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स हैव कैपेसिटी टू मेक देयर ओन फूड, सो ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए हम लोग ग्रीन प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं। बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने फूड को क्या कर सकता है, बना सकता है, अपने फूड को मैन्युफैक्चर कर सकता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट थिंग, दिस इज हेटेरोट्रॉफ्स। सेम वे हेटेरोट्रॉफ्स इज आल्सो मेड अप बाय ग्रीक वर्ड, सिंपल, हेटेरो मीन्स other, same, trophic means nourishment or manufacture, that means organisms which are not able to make their own food is called heterotrophic nutrition, and such type of organism is known as heterotrophs। देखो, जो अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्ट से हो या फिर इनडायरेक्टली हो। ठीक है, तो जब अपने फूड के लिए कोई दूसरे पे डिपेंड है तो वो स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, उसमें जो है न्यूट्रिशन सेल्फ नहीं हो रहा है, वो अपने आप को नॉरिश नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उसको किसी दूसरे पे डिपेंड होना है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। इस तरह का ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाएगा। तो याद रखना है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म depend on other organism for nourishment, for food या फिर for nutrition, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, जो दूसरे पे डिपेंड है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स।
and such type of organism is known as heterotrophs। और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को आप क्या बोलते हो? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हो। अब बात आ गई समझ में। न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन का मोड्स कितने हुए? तो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करेगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, और इस तरह का ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा। लाइक ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू मेक देयर ओन फूड्स, एंड हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स ऑर्गेनिज्म which are not able to prepare their own food, they are depend on other organism for nutrition, is called heterotrophic nutrition, and such type of organism is known as heterotrophs, like we all, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, these all are heterotrophs। And now there is arise a question, why green plants are known as autotrophs and animals are known as heterotrophs? Okay, very simple answer. Green plants make their own food, so this is autotroph, and animal are not able to make their own food, so this is heterotrophs। Okay, that's clear। And now one thing और एक चीज और याद रखना है, green plants are also known as प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को और तुम क्या कर सकते हो? प्रोड्यूसर कहते हो। तो ग्रीन प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करता है, सो ग्रीन प्लांट्स इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक बात जानना है कि आखिर ऐसा क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, हेटेरोट्रॉफ्स नहीं कर रहा है? तो सिंपल सा हम लोग पढ़ते आए कि जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस के द्वारा फूड को ग्रीन प्लांट्स बना सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए एक सब्सटेंस चाहिए जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है तो ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर सकता है। एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता है तो एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो अब हम लोगों को ये भी जान लेना है कि ऑटोट्रॉफ्स जो फूड प्रिपेयर कर रहा है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा करता है। तो आखिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, और ये हम लोगों को पढ़ना भी है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फोटोसिंथेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ख़ास करके इसका जो मैकेनिज्म है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो नाउ we try to understand what is photosynthesis and how occurs photosynthesis। okay, photosynthesis क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। okay students, so now we start photosynthesis। तो स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग एक एक करके फोटोसिंथेसिस के सारे टर्म को एक्सप्लेन करते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस हुआ जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपने फूड को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को जानना है। बट इसके पहले थोड़ा सा इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच green plants make their food with the help of chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide। ओके स्टूडेंट, तो याद रखना है फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which green plants make their food with the help of
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि चार चीज देख रहे हो, ये चार चीज है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, सभी एनिमल्स के पास तुम देखोगे सारा चीज है, लेकिन एनिमल्स के पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो एनिमल्स फूड को प्रिपेयर करने में एबल नहीं है। तो अब यह जानना है कि ये सारी चीज तो इन्वायरमेंट से सभी एनिमल्स को मिलते हैं, लेकिन दिस वन थिंग इज वेरी स्पेशल। क्लोरोफिल क्या है, काफी स्पेशल है, जो कि केवल किस में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में। अब देखो ये जो क्लोरोफिल है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल में ये कैपेसिटी है कि वो सनलाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। और सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, और सनलाइट ही जो है, मतलब जो सोलर एनर्जी होता है, वही किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस बहुत आगे समझ में कि फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और ये 4 मटेरियल्स चाहिए, और दी ऑल आर नोन एज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। अगर ये है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, याद रखना। नहीं है तो फिर नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स अब देखो, हमको जानना किसके बारे में है, क्लोरोफिल के बारे में। लेकिन इसके पहले यह भी समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगा इसमें, केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को याद रखना है, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है, बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, नाउ अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस इतना इजी अभी तक जो लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा उससे एडवांस होकर के पढ़ना है 10th क्लासेस में, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को जानते हैं। उसके पहले यहाँ पर जो देख रहे हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है क्लोरोफिल, तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। उसमें से देखो, एक जो स्टेप है वो कहलाता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्या कहलाएगा, डार्क रिएक्शन, ठीक है। देखो लाइट रिएक्शन को अदर नाम से भी जाना जाता है, दूसरे नाम से भी तुम इसको कह सकते हो, और इसको कह सकते हो लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और इसको कह सकते हो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये है लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स हैं, देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वन इज लाइट रिएक्शन एंड अदर इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जान लो कि ये लाइट रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होता है occurs in presence of light, ठीक है। देखो लाइट रिएक्शन कब होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा, मतलब लाइट रिएक्शन होने के लिए लाइट का होना जरूरी है। अब देखो डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि रात होगा, अंधेरा होगा तभी होगा, नहीं।
लाइट रिएक्शन के लिए लाइट का होना जरूरी है, मतलब लाइट है तो उसके प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होगा। लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट हो या फिर लाइट नहीं भी हो तो वो लाइट के ऑप्शंस में होता है। ठीक है, याद रखना है, ये नहीं समझना है कि डार्क रिएक्शन है तो ये नाइट में होता है या फिर अंधेरा रहेगा तभी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस याद ये बात समझना है कि डार्क रिएक्शन कब ओकर्स होगा, इन अब्सेंस ऑफ लाइट, इन अब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब ये है कि इसको होने के लिए लाइट नहीं चाहिए, लाइट का होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन को होने के लिए लाइट का होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यह जानना है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है। तो देखो, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा ये करते हैं स्टूडेंट्स कि बोर्ड को पहले साफ कर देते हैं थोड़ा सा। और देखो, जो फोटोसिंथेसिस टर्म है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये होता कहाँ है। वी नो, सिंपल में हम लोग क्या जानते हैं, क्लोरोफिल, क्या जानते हैं कि क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, देखो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, इस चीज को जानना है। तो देखो स्टूडेंट्स, लीफ के बारे में सभी जान रहे हो, लीफ के अंदर इस तरह का एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इस तरह का। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस में इसमें दो मेंबर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इस तरह से, देखो। ठीक है, जगह जगह पाया जाएगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरह से इसमें मैट्रिक्स होता है। तो देखो, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक रिंग ये कहलाता है थाइलाक्वाइड्स। जो एक सिंगल रिंग होगा वो क्या कहलाएगा, थाइलाक्वाइड्स। और जो रिंग का ये पिलर देख रहे हो, मतलब थाइलाक्वाइड्स का जो ग्रुपिंग है ये, ठीक है, ये जो ग्रुपिंग दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रेना। ये क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में ये सारा जो सब्सटेंस देख रहे हो, मैट्रिक्स देख रहे हो, दीज आर नोन एज स्ट्रोमा। ये क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। देखो, ये पूरा डायग्राम किसका हो गया, क्लोरोप्लास्ट का हो गया। और क्लोरोप्लास्ट जान ही रहे हो, एक पिगमेंट है, पिछले क्लासेस में पढ़े हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हुआ। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, थाइलाक्वाइड्स। ठीक है, और जो थाइलाक्वाइड्स का ग्रुप है वो क्या है, ग्रेना। अब देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, थाइलाक्वाइड्स देख रहे हो, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। इसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ओकर्स हो रहा है, क्लोरोफिल में। कहाँ पे होगा, क्लोरोफिल में। और फोटोसिंथेसिस का कितना स्टेप्स हुआ, दो। एक क्या हुआ आपका, लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक क्या हुआ, डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो देखो, लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो लाइट को कैप्चर करना चाहिए। तो लाइट को कैप्चर कौन करता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ है, थाइलाक्वाइड्स में। सो लाइट रिएक्शन occurs in थाइलाक्वाइड्स। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, थाइलाक्वाइड्स में होगा। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। इस चीज को याद रखना है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन थाइलाक्वाइड्स में। देखो, लाइट रिएक्शन का कंप्लीट दो स्टेप्स है। लाइट रिएक्शन का कितना स्टेप्स होगा, दो स्टेप्स होगा। देखो, फर्स्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट। देखो, सबसे पहले लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि जो
क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। सपोज दैट देखो ये मान लो क्या है, लिप्स है, ठीक है, और यहाँ पे सन है, ये हो गया सन, सन से लाइट आ रहा है। अब देखो लाइट कहाँ पे आ रहा है, लिप्स पे। लाइट फॉल्स कहाँ पे हो रहा है, लिप्स पे लाइट फॉल्स हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस जो लीव्स देख रहे हो, तो लीव्स में बहुत सारा लार्ज नंबर में किसका सेल है, तो क्लोरोप्लास्ट भी बहुत सेल से बना हुआ है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में तो उसके अंदर थैलाकोइड्स है, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, और वो सनलाइट को क्या किया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। सनलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कौन किया, क्लोरोफिल किया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में सनलाइट क्या हो गया, कैप्चर हो गया। अब लीफ है तो उसमें वाटर कंटेन है, ठीक है। अब देखो तो ये जो लाइट आया वो वाटर मोलिक्यूल को डिकम्पोज कर देगा, वाटर मोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, मतलब वाटर मोलिक्यूल्स को वो क्या करता है, तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब देखो याद क्या बात आई समझ में, क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट, सनलाइट ब्रेक डाउन वाटर मोलिक्यूल। सनलाइट किसको तोड़ रहा है, वाटर मोलिक्यूल। किसमें तोड़ रहा है, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन इसमें तोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखना है, सनलाइट आया, वाटर मोलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और किसमें कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन में। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी इनएक्टिव फॉर्म में है, पहले से प्लांट है उसके अंदर बॉडी में एनर्जी है, तो प्लांट के बॉडी में जो एनर्जी होता है उससे यह हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। प्लांट के बॉडी में जो एनर्जी है वो है NADP, NADP, और NADP हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होगा और ये बना देता है NADPH। NADPH ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। और दूसरा एनर्जी जो प्लांट बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म है, सेकेंड एनर्जी, वो है आपका ADP, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, वो जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो ADP से रिएक्शन करेगा, उसके साथ कंबाइन होगा और वो ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP में। ADP को किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में। और नेक्स्ट ये बचा आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में क्या हो गया, लिबरेट। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में क्या हो गया, लिबरेट हो गया, और ये फॉर्म हुआ NADPH और ATP जो कि प्लांट के बॉडी में स्टोर हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे कि तुम जान रहे हो कि अगर फोटोसिंथेसिस में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो जो बाय प्रोडक्ट है वो होता है C6H12O6। तो यहाँ भी तुमको दिखाई दे रहा है कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट रहा है तो क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो इतना सा जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ तुम्हारा लाइट रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या होता है, ये सारा एनर्जी स्ट्रोमा में पहुंचेगा। कहाँ आएगा, स्ट्रोमा में, ठीक है। कहाँ पहुंच रहा है, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में पहुंचने से पहले स्टूडेंट्स मैं इसका सेकेंड स्टेप लिख देता हूँ, ये बात आ ही गया समझ में। इसमें कन्वर्ट हुआ, अब डार्क रिएक्शन का स्टेप आएगा, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन ओकर्स इन स्ट्रोमा एंड दिस ऑल एनर्जी कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और ये फाइनली सभी एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज में C6H12O6 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और प्लांट में जैसे ही ग्लूकोज फॉर्म हुआ, जैसे ही ग्लूकोज बना, वह ग्लूकोज प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है
स्टार्च के फॉर्म में, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बॉडी में स्टोर होगा, प्लांट फिर उसका यूज करेगा, ठीक है। और यूज करने के बाद उसके बॉडी में जो एनर्जी फॉर्म हुआ या फिर जो भी अपने लाइफ प्रोसेस में उसका यूज किया, ठीक है, तो एनर्जी कंटिन्यू इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट में होता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। जो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हो गया, वाटर, फिर डार्क रिएक्शन में किसका यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ गया सनलाइट, और फिर हो गया क्लोरोफिल, और फाइनली ये फॉर्म किया C6H12O6 प्लस H2O भी निकलेगा और प्लस O2 भी निकलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात आ गई समझ में किस तरह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। और देखो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स लिखाया गया, सनलाइट कहाँ से मिल रहा है, सन से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से, ठीक है, वाटर कहाँ से मिल रहा है, वो भी रूट से, सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है, और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो उसके बॉडी में होता ही होता है। तो इस तरह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और इसके बाद ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, जो प्लांट के बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में। एनर्जी जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, जैसे कि एनिमल्स है तो एनिमल्स के बॉडी में किस फॉर्म में होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आ रही होगी समझ में कि अभी हम बताए कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ होगा, उसके बॉडी में स्टोर है। और सेकेंड थिंग्स क्या है, H2O एंड O2, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है, वो प्लांट के बॉडी से रिमूव होता है, आउट होता है। खास करके ऑक्सीजन तो कम्प्लीटली आउट ऑफ बॉडी होता है और इसी ऑक्सीजन का यूज ह्यूमन बींग्स करता है ना। तो देखो ऑक्सीजन जो रिमूव हो रहा है, उसके बॉडी से जो लिबरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो आखिर ऑक्सीजन कहाँ से बाहर आता है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड का नीड है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का भी नीड है। तो देखो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो रिस्पायरेशन के बाद जो प्लांट के बॉडी में का ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन ले रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो लेफ्ट बचा, तो रिस्पायरेशन में प्लांट में जो ऑक्सीजन यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट फोटोसिंथेसिस में भी करेगा और इन्वायरमेंट से भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस गैसियस एक्सचेंज को करने के लिए प्लांट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट के लीफ में पाया जाता है और उसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, स्टोमाटा। स्टोमाटा, देखो स्टोमाटा क्या है, ये एक टीनी होल है, पोर है, एक छोटा सा छिद्र होता है, पोर प्रेजेंट ऑन लीफ, प्रेजेंट ऑन लीफ, ये स्टोमाटा, ठीक है, एक टीनी पोर्स है जो कि प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टोमाटा जो है दो इस तरह का एक स्ट्रक्चर तुम कह सकते हो, ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो और ऐसे बना लो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये है इसका ओपनिंग स्टोमाटा का, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये होता है स्टोमाटा का GUARDCL, गार्ड सेल बोलोगे, ये ओपनिंग है, ओपनिंग, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे प्लांट में कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पहुँचा, लीफ में पहुँचा। जब लीफ में लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो लीफ है
तो लीफ के ऊपर जो स्टोमाटा है वो एक टेंशन में आ जाता है, वो क्या होता है, तनाव में आ जाता है, जिसके वजह से यह गार्ड सेल स्ट्रेच हो जाएगा। और स्ट्रेच होने के बाद ये जो तुम ओपनिंग देख रहे हो ये ओपन होगा, और जैसे ये ओपन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा वाटर वेपर और ऑक्सीजन, वाटर वेपर और ऑक्सीजन क्या हो गया, लिबरेट हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। और इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। बात आ रहा है समझ में, किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से जब ये प्रोसेस हो गया, वाटर सारा रिमूव हो गया, तो ये लूज हो जाता है, और लूज हो जाने के बाद ये फिर जो दोनों गार्ड सेल देख रहे हो, ये दोनों गार्ड सेल फिर क्या होता है, कंट्रैक्ट हो गया, मतलब स्टोमाटा क्या हो गया, क्लोज हो गया, वाटर भर गया, टर्जिटी आ गया, टेंशन आ गया, जिसके वजह से ये गार्ड सेल क्या होता है, टेंशन की वजह से एक दूसरे से अलग होता है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा खुल गया, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और स्टोमाटा के ओपनिंग या क्लोजिंग से प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर रिस्पायरेशन के लिए प्लांट में जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का नीड होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज़ और है कि प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट है, खास करके जो ट्री का नीचे का बार्क वाला ये ट्रंक वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पर रिस्पायरेशन के लिए कुछ अलग ऑर्गन्स भी होता है जिसको लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन लीफ वगैरह में रिस्पायरेशन के लिए जो गैस चाहिए वो भी कहाँ से जाएगा, स्टोमाटा से। और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा, तो वो भी स्टूडेंट्स कहाँ से निकलेगा, स्टोमाटा से, ठीक है। तो इस तरह से स्टोमाटा और फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स का ये पॉइंट स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।